तो कैसे हैं आप लोग। और इस वीडियो के साथ हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9th का पॉलिटी। और पॉलिटी में यानी कि सिविक्स हम पढ़ रहे हैं और यह है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 का वीडियो नंबर 1। तो इसके अलावा भी हम बहुत सारे वीडियोस करेंगे इस चैप्टर के ऊपर। तो पहले हम इस वीडियो को देख लेते हैं। तो देखिए, चैप्टर का नाम है डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड। तो देखिए, इस चैप्टर में सिंपली हम देखने वाले हैं कि वर्ल्ड में बहुत सारे डेमोक्रेसीज़ के बारे में, कई 2 से 3 डेमोक्रेसीज़ के बारे में, और वहाँ किस तरह से डेमोक्रेसी डेवलप हुई, किस तरह से डेमोक्रेसी आई, और कई जगहों पर हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी को हटा भी दिया गया था। तो हम यहाँ वर्ल्ड में डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वर्ल्ड में कहाँ कहाँ डेमोक्रेसीज़ थी, कैसे थी, उसके कुछ एग्जाम्पल। ऐसा नहीं कि हम सारे पढ़ने वाले हैं, कुछ एग्जाम्पल उसके हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, ओवरव्यू आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर ये किस लिए है, ये जो बुक है। तो यहाँ साफ लिखा गया है, दिस बुक इज़ अबाउट डेमोक्रेसी। ये किताब है सिंपली डेमोक्रेसी के बारे में। पहले चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, डेमोक्रेसी किस तरह से एक्सपेंड हुई पिछले लास्ट 100 ईयर्स में, यानी पिछले 100 साल में डेमोक्रेसी किस तरह से एक्सपेंड हुई बहुत सारे देशों में। तो मोर देन हाफ ऑफ द इंडिपेंडेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टुडे आर डेमोक्रेसीज। आधे से ज़्यादा देश पूरी दुनिया में आज डेमोक्रेसी हैं। द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी हैज़ नॉट बीन स्मूथ एंड स्ट्रेट। ऐसा नहीं था कि धीरे धीरे सब जगह डेमोक्रेसी आ गई थी। डेमोक्रेसी के बहुत सारे रिवोल्ट्स हुए, डेमोक्रेसी लाने के लिए बहुत सारे रिवोल्ट्स हुए और बहुत तरह के लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी ताकि डेमोक्रेसी आ सके उनके स्पेसिफिक देश में। जैसे कि हम यहाँ देखने वाले हैं चिली के बारे में, पोलैंड के बारे में, और भी 1-2 देशों के बारे में हम देखने वाले हैं। तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने पड़े हैं देशों को डेमोक्रेसी लाने के लिए। और ये फ़िलहाल भी बहुत ही अनस्टेबल और अनसर्टेन अचीवमेंट है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी देश में डेमोक्रेसी आ भी जाती है तो उसके बाद ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर कोई रिवोल्ट हो जाए, सैनिक विद्रोह हो जाए, या फिर किसी और तरह से डेमोक्रेसी को फिर से रिमूव कर दिया जाए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये पार्ट अगर मैं बताऊं तो ये आपके किसी काम का नहीं आएगा। आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि आखिर आपको ये चैप्टर क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं, मेन पॉइंट पर आते हैं। जैसे ही हम किताब खोलते हैं, अपना चैप्टर नंबर 1 खोलते हैं, हमें ये इमेज देखने को मिलती है। तो आखिर ये इमेज है क्या और कहना क्या चाहती है ये इमेज, ये हम पहले देख लेते हैं। तो आप इस इमेज के नीचे देखेंगे अगर, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, इस इमेज के नीचे आप देखिए तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि आखिर ये इमेज किस बारे में है। तो ये उस समय के, यानी जिस समय का ये इमेज है, सितंबर 1973, उस समय के जो चिली के प्रेसिडेंट थे उनका इमेज है। प्रेसिडेंट सैल्वाडोर एलेंडे शायद कहते हैं, एंड हिज सिक्योरिटी गार्ड्स इन फ्रंट ऑफ ला मोनेडा चिलीज प्रेसिडेंशियल पैलेस। यानी वो अपने प्रेसिडेंशियल पैलेस जो है, राष्ट्रपति भवन, उसके बाहर का ये इमेज है। तो आप यहाँ आवर्स बिफोर हिज डेथ, यानी उनके मरने के कुछ घंटे पहले। तो आप यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर हुआ क्या था, और लोगों के चेहरे जो हैं इस इमेज में इस तरह से उतरे हुए क्यों हैं, या फिर ऐसा एक्सप्रेशन क्यों है। और इसी चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं अभी, बिल्कुल तुरंत इसी चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए आगे पढ़ते हैं अब इसी चीज़ को। देखिए, पहला 1.1 हमारा टॉपिक है, और टॉपिक का नाम है टू टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर ये देखिए, आपको कोटेशन में दिया गया है, ये जो आपका कोटेशन दिया गया है, ये इन्हीं का, ये जो आदमी है यहाँ पर, इन्हीं का भाषण है, यानी लास्ट स्पीच है इनका। इनके मरने से कुछ घंटे पहले शायद, या 1 दिन पहले इन्होंने लास्ट स्पीच जो दिया था वो है। तो इसमें ये कहते हैं कि वर्कर्स ऑफ माई होमलैंड, आई हैव फेथ इन चिली एंड इट्स फ्यूचर। चिलियंस will overcome this dark and bitter moment when treason become dominant, and you must never forget that sooner rather than later the grand avenue will be opened where free men will march on to build a better society. Long live Chile, long live the people, long live the workers। तो ये लोगों को संबोधित कर रहे हैं, वर्कर्स को संबोधित कर रहे हैं, और ये जो थे लास्ट वर्ड्स थे उनके मरने से कुछ घंटे पहले। और उन्होंने कहा कि आई हैव सर्टेनिटी दैट माई सेक्रीफाइस विल नॉट बी इन वेन। आई हैव सर्टेनिटी दैट एट द लीस्ट आई विल बी अ मोरल लेसन टू कैस्टिगेट फेलोनी, कोवार्डिंस एंड ट्रीजन।
तो ये उनके लास्ट स्पीच थे, लास्ट वर्ड्स थे, और ऐसा उन्होंने क्यों कहा ये चीज़ अभी हम तुरंत पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, दीज आर सम एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द लास्ट स्पीच ऑफ सैल्वाडोर एलेंडे। तो प्रोनाउंस किया जाता है एंडे, मैं एलेंडे बोल रहा था। तो देखिए, ये उनके भाषण के कुछ स्टैक्स हैं, कुछ पार्ट हैं, कुछ हिस्से हैं जब ये प्रेसिडेंट थे चिली के। जो चिली है वो साउथ अमेरिका में एक देश है, आप मैप देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये स्पीच दिया गया था 11 सितंबर 1973 के सुबह में, मॉर्निंग में। द डे हिज गवर्नमेंट वॉज ओवरथ्रोन बाय द मिलिट्री, जिस दिन मिलिट्री ने उनके सरकार को ओवरथ्रो कर दिया था, उखाड़ दिया था और सत्ता परिवर्तन कर दिया था। जो एंडे थे, एंडे वॉज द फाउंडर ऑफ लीडर ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चिली। चिली की जो सोशलिस्ट पार्टी थी उसके लीडर थे, और उन्होंने लीड किया था पॉपुलर यूनिटी कोलिशन टू विक्ट्री, यानी एक कोलिशन फॉर्म करके चुनाव लड़ा था, जिसने चुनाव जीता था 1970 में। आफ्टर बीइंग इलेक्टेड द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट बनने के बाद एंडे जो थे बहुत सारे पॉलिसी डिसीजन लिए ताकि वो पुअर्स को मदद कर सकें, वर्कर्स को बेनिफिट कर सकें। तो ये बहुत सारे अच्छे अच्छे कदम उन्होंने उठाए थे, जिसमें उन्होंने इंक्लूड किया था कि एजुकेशनल सिस्टम को रिफॉर्म किया था, चिल्ड्रंस के लिए, बच्चों के लिए मिल्क बांटने का कुछ प्रथा सिस्टम लगाया था। जो लैंडलेस फार्मर्स थे उनके बीच में ज़मीन का बंटवारा किया था, यानी उनको ज़मीन दिया था। और वो जो थे वो अपोज करते थे फॉरेन कंपनीज़ को जो कि वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि कॉपर चिली से ले जा रहे थे। तो लेकिन ऐसा नहीं था कि सब चीज़ अच्छा हो रहा था। तो वहीं पर जो लैंडलॉर्ड्स थे, यानी ज़मींदार हम तो कह सकते हैं, वो थे जो अमीर लोग थे, और जो धार्मिक संस्थाएं थी जैसे कि चर्च, वो उनके पॉलिसीज़ को अपोज कर रही थी। उनकी पॉलिसीज़ उन्हें पसंद नहीं थी। और इसके अलावा दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ भी थे चिली में जो कि इस चीज़ को अपोज कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि वो ऐसा काम करें। और ये जो सभी चीज़ें हुई, जो लोग अपोज कर रहे थे, वो एक तरह से इनडायरेक्टली इनकी मौत के जिम्मेदार थे। वो कैसे, आगे हम देखने वाले हैं। अब हम देखते हैं मिलिट्री कूप ऑफ 1973, यानी 1973 में जो चिली में विद्रोह हुआ, सैनिक विद्रोह, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस चीज़ को हम देखने वाले हैं। 11 सितंबर 1973 इस दिन की सुबह को जो मिलिट्री जो थी उसने सी पोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया, और जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो जब अपने ऑफिस पहुंचे तो उसी समय उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। द मिलिट्री, आगे बढ़ते हैं हम। जो मिलिट्री कमांडर्स थे उन्होंने प्रेसिडेंट को कहा कि वो रिज़ाइन कर दें, लेकिन जो एंडे थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया रिज़ाइन करने से या फिर देश को छोड़ने से। तो लेकिन वो समझ गए थे कि जो अभी सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उन्होंने रियलाइज़ कर दिया कि अभी कितना बड़ा डेंजर है देश के ऊपर और उनकी लाइफ के ऊपर। इसलिए उन्होंने सुबह में लोगों को एड्रेस किया, रेडियो पर भाषण दिया, शायद रेडियो पर ही भाषण दिया था, रेडियो पर भाषण दिया, और जिसका कि एक हिस्सा आपने अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा था। तो उसके बाद जो मिलिट्री जो थी, जिसने प्रेसिडेंट के हाउस को सराउंड करके रखा हुआ था, घेर कर रखा हुआ था, उसने बम्बार्डिंग शुरू कर दिया, यानी बम गिराने शुरू कर दिए प्रेसिडेंट के हाउस पर। और प्रेसिडेंट एंडे जो थे वो उसी मिलिट्री अटैक में मारे गए। तो यही वो सेक्रीफाइस थी जिसके बारे में वो बात कर रहे थे अपने लास्ट स्पीच में। एक गवर्नमेंट जो कि इलेक्ट हुई थी लोगों के द्वारा, उसे ओवरथ्रो कर दिया गया था मिलिट्री के द्वारा कॉन्स्पिरेसी और वायलेंस की मदद से। तो देखिए, तो आखिर चिली को 11 सितंबर 1973 में जो चिली को हुआ वो एक मिलिट्री कूप था, यानी मिलिट्री विद्रोह था, सैनिक विद्रोह था, जो जनरल अगस्तो पिनोशे कहा जाता है, पिनोशे कहा जाता है, जनरल अगस्तो पिनोशे, जो कि आर्मी जनरल था, उसने इस कूप का विद्रोह किया था, इस सैनिक विद्रोह का क्या कहते हैं, नेतृत्व किया था। तो यहाँ पर बात यह है कि ऐसा नहीं कि उसका मन में तुरंत आया और उसने विद्रोह कर दिया, ऐसा नहीं था। बहुत सारे जो लोग नाराज़ थे सरकार से,
जैसे कि जो रिच लोग थे, जो धार्मिक संस्थाएं थी जैसे चर्च भी इस विद्रोह में मदद कर रही थी, और जो जमींदार लोग थे वो भी मदद कर रहे थे। और इसके साथ साथ एक्सटर्नल फोर्सेस भी थी जो इन चीज़ों को मदद कर रही थी। जैसे जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो गवर्नमेंट थी वो इस सरकार से खुश नहीं थी। उसका रीज़न आप शायद समझ रहे होंगे कि देखिए देश जो है वो एक तरह का क्या कह सकते हैं, प्रो बिजनेस गवर्नमेंट है जो कि अपने देश के कंपनियों को बढ़ावा देना चाहती है। लेकिन जो एंदे थे वो विदेशी कंपनियों के खिलाफ थे, और इस वजह से अमेरिका सरकार उनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी। और ऐसा कहा जाता है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का जो सरकार था उस समय का, उसने मिलिट्री जनरल का मदद किया था ताकि एंदे के रूल को ख़त्म किया जा सके, और उनको यहाँ तक कि फंड भी दिया था, यानी पैसे भी पहुँचाए थे, हथियार भी पहुँचाए थे, ताकि विद्रोह को सही तरीके से अंजाम दिया जा सके। जो फिनोशे था जनरल, वो प्रेसिडेंट बन गया, क्या कहते हैं, चिली का प्रेसिडेंट बन गया, और उसने करीब 17 सालों तक चिली को आगे रूल किया। और जो गवर्नमेंट इलेक्ट की गई थी लोगों द्वारा, अब पावर पूरी तरह से शिफ्ट हो गई थी मिलिट्री जनरल्स के हाथों में, मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथों में। नीचे करता हूँ, मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथों में पूरी ताकत पहुंच गई थी, और लोगों को अब कोई अधिकार नहीं था कि वो कुछ कह सकते थे या फिर कुछ कर सकते थे। जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे वो जो चाहते थे वो करते थे, जिस तरीके से चाहते थे वो करते थे, उनको कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं था, उनको कोई कुछ करने वाला नहीं था। तो एक तरीके का मिलिट्री डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश हो गया था चिली में। जो फिनोशे की जो गवर्नमेंट थी, यानी फिनोशे की जो सरकार थी, वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करने लगी, उन्हें मारने लगी, और बहुत सारे लोगों को मार भी दिया गया जो कि एंदे को सपोर्ट करते थे या फिर जो डेमोक्रेसी की मांग कर रहे थे। तो इनमें से कुछ जो लोग इंक्लूडेड हैं जो कि फेमस हैं, वो उस समय के जनरल अल्बर्टो बैशे ऑफ, जो चिलियन एयरफोर्स के लीडर थे, यानी जनरल थे। और उनके अलावा दूसरे भी ऑफिसर जो थे जिन्होंने जनरल का मदद करने से इनकार कर दिए थे, यानी जो हमारा अगस्टो फिनोसे जनरल था, आर्मी का जनरल, उसका मदद करने से जिन ऑफिसर्स ने इनकार किया उनको भी अरेस्ट कर लिया गया या फिर मार दिया गया। तो इसके साथ ही जो अल्बर्टो बैशे जो था, जो एयरफोर्स का जनरल था, उसको मार दिया गया, और उसके जो वाइफ थी, उसकी वाइफ और उसकी बेटी को प्रिजन में डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया, और काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया। और इसके अलावा करीब 3000 लोग मिलिट्री द्वारा मार दिए गए, और बहुत सारे लोगों को मिसिंग घोषित कर दिया गया, यानी लापता घोषित कर दिया। और आज तक कोई नहीं जानता है कि उन लोगों के साथ क्या हुआ और वो लोग कहाँ हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आप इमेज देख सकते हैं, ये इमेज में जो आप ये लेडी देख रहे हैं, ये लेडी उस एयरफोर्स जनरल की बेटी है जिसको कि कैप्चर कर लिया गया था, यानी मिशेल बैशे, उसी एयरफोर्स की जनरल जिसका हत्या कर दिया गया था, और उनकी वाइफ और बेटी को कैप्चर कर लिया गया था। तो उनकी बेटी 2006 में जाकर प्रेसिडेंट बनी चिली की, जब वहाँ पर दोबारा इलेक्शंस हुए। तो हम देखेंगे कि किस तरह से वहाँ पर डेमोक्रेसी रिस्टोर हुई और किस तरह से फिर से चुनाव होने लगे। तब हम देखते हैं कि आखिर रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी कैसे हुआ चिली में। जो फिनोशे की जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी वो खत्म हुआ जब उसने डिसाइड किया 1988 में रेफरेंडम कराने के लिए। उसे पूरी तरह से कॉन्फिडेंस था कि जब ये रेफरेंडम होगा तो लोग जो होंगे वो उसके सरकार से काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे, और वो बोलेंगे कि ठीक है आप और भी आगे रूल कर सकते हैं जितने दिन आप चाहते हैं। तो लेकिन जो लोग थे चिली के, वो भूले नहीं थे अपने डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस को, यानी किस तरह से वो सरकार चुनते थे, किस तरह से अपने आवाज़ उठाते थे, इन चीज़ों को वो भूले नहीं थे। तो इसीलिए उनका जो वोट था वो नहीं की ओर गया कि वो फिनोशे की सरकार को नहीं चाहते हैं। तो ये जो था, ये आगे चलकर फिनोशे को अपना हाथ धोना पड़ा सत्ता से, अपने मिलिट्री पावर से और अपने पॉलिटिकल पावर से। तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं कि जो एंदे जो थे जिनकी हत्या कर दी गई थी 1973 में, उन्होंने जो एक्सप्रेस किया था अपने भावनाओं को कि देखिए जो ट्रीजन है, यानी विद्रोह, क्वार्डेंस और फेलोनी, इन सभी को पनिश किया जाएगा अंतिम में। वो फाइनली ऐसा कुछ हो गया था कि फिर से डेमोक्रेसी रिस्टोर होने के चांसेस हो गए थे, मिलिट्री डिक्टेटरशिप खत्म होने की स्थिति आ गई थी। और
पॉलिटिकल फ्रीडम वाज रिस्टोर्ड, उसी समय में पॉलिटिकल फ्रीडम रिस्टोर हो गया। और उसके बाद आज तक चिली में करीब 4 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो चुके हैं, जिसमें कि डिफरेंट पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट कर चुकी हैं और जीत चुकी हैं। स्लोली द आर्मीज रोल इन द कंट्री गवर्नमेंट हैज़ बीन एलिमिनेटेड, और धीरे धीरे जो आर्मी का रोल था कंट्री की सरकार में, चिली के सरकार में, उसको कम कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। द इलेक्टेड गवर्नमेंट दैट केम टू पावर ऑर्डर्ड इंक्वायरीज इनटू फिनोशेज रूल, तो जो सरकार बनी इलेक्शन होने के बाद, उसने ऑर्डर किया कि फिनोशे के सरकार के दौरान जितनी भी चीज़ें हुई हैं उन सभी चीज़ों को इंक्वायर किया जाए, उन सभी चीज़ों का तहकीकात किया जाए कि आखिर हुआ क्या था, क्या क्या चीज़ें, ख़राब चीज़ें हुई, क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई, इन सभी चीज़ों का पता लगाया जा सके। तो जांच में ये पता चला कि फिनोशे की जो सरकार थी वो केवल ब्रूटल नहीं थी, वो बहुत ही ज़्यादा करप्ट भी थी। उसमें बहुत सारे घोटाले भी हुए थे, बहुत सारे पैसों की चोरी भी हुई थी। तो हाँ, यहाँ पर मैंने आपको जो बताया था वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिटिल रेफरेंस आपने देखा था कि जनरल भैशेस डाउटर who was imprisoned and tortured along with her mother, तो वही लड़की आगे चलकर, जो मिशेल बैसे मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी, वही आगे चलकर 2006 में चिली की प्रेसिडेंट बनी। तो वो एक मेडिकल डॉक्टर थी और मॉडरेट सोशलिस्ट थी, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करती थी। मिशेल बिकेम द फर्स्ट वुमन टू बी अ डिफेंस मिनिस्टर इन लैटिन अमेरिका, पूरे लैटिन अमेरिका में वो पहली महिला थी जो कि डिफेंस मिनिस्टर बनी थी। तो इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सी डिफीटेड, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे उसमें जो लेडी थी उसने डिफीट किया चिली के सबसे अमीर आदमी को, वन ऑफ द अमीर, ऐसा नहीं कि सबसे अमीर। इन द फोटोग्राफ ऑफ हर विक्ट्री सी इज सेइंग टू हर सपोर्टर, यानी कि जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं उस तस्वीर में वो अपने सपोर्टर्स को भाषण दे रही है। बिकॉज आई वॉज द विक्टिम ऑफ हेटर्ड, आई हैव डेडिकेटेड माई लाइफ टू रिवर्स दैट हेटर्ड एंड टर्न इट इनटू अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस एंड व्हाई नॉट से इट इनटू लव। तो ये उनका एक हिस्सा है जो वो बात वहाँ पर कह रही है। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को रोक देता हूँ और डेमोक्रेसी इन पोलैंड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। किस तरह से वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी, किस तरह से आई, इन सभी चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आप नेक्स्ट वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे देख सकते हैं, और मैं प्लेलिस्ट का भी लिंक दे दूँगा ताकि आप सारे वीडियोज़ को एक जगह खोज सकें। या फिर आप हमारे चैनल पर भी जा सकते हैं, चैनल पर जाकर आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे, यानी आपको 9th के सारे ज्योग्राफी मिलेंगे, हिस्ट्री मिलेंगे, 10th क्लास और डिफरेंट क्लासेस के भी मिलेंगे। तो आप सभी चीज़ें चाहे देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।